हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पीएमएफ आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 20, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स के बारे में। आप लोग वाटर पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन या वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसके साथ जुड़े हुए कुछ और टर्म्स, कन्वेंशंस, ट्रीटीज वगैरह के बारे में जान गए हो। ये उसका आप कह सकते हो कि एक एडवांस वर्जन का चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल जाएंगी इस चैप्टर के अंदर या बहुत एडवांस लेवल की हो जाएगी। ऐसा कह लो कि ये चीज़ें वहीं पर होनी चाहिए थी वाटर पोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं सेपरेट चैप्टर बना करने डाली जाती तो वो चैप्टर काफ़ी बल्कि लगता आपको पढ़ने में। ठीक है। ऐसे ही इस बुक ने एयर पोल्यूशन के साथ भी कर रखा है। एयर पोल्यूशन के 3 चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है। तो खैर, हम फिलहाल बात करते हैं वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स की। तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से घरों से और अस्पतालों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा कबाड़ होता है, अगर वो किसी भी तरीके के पानी में जाकर मिक्स हो जाए तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लाइक बड़े सारे मेटल्स। और जिसको अगर मरीन ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर लें या फिर वो किसी ऐसे पानी के सोर्स में जाकर मिक्स हो जाए जिस पानी को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है इंसानों को। ठीक है। और एज वेल एज मरीन ऑर्गेनिजम्स को। तो राइटर इसी पॉइंट से शुरुआत करते हुए आपको बता रहा है कि डोमेस्टिक और हॉस्पिटल सीवेज जो होता है उसके अंदर बड़े सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जब ऐसा पानी या फिर ऐसा कूड़ा कचरा कबाड़ जो कि घरों से अस्पतालों से निकला हुआ है जिसके अंदर अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ऐसा पानी विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसको साफ ना करा गया हो, ठीक है, या केमिकल प्रोसेसिंग जिसकी ना करी गई हो, कुल मिलाकर उसके अंदर से जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो ना निकाले गए हो, अगर ऐसा पानी जो कि डोमेस्टिक और हॉस्पिटल सीवेज या वेस्ट को अपने साथ लेकर चल रहा है, इस प्रकार का सीवेज वाटर जो है अगर किसी ऐसे पानी के सोर्स में मिक्स हो जाए जिसको लोग यूज़ करते हैं, करते हैं, तो उसकी वजह से बड़े सारे सीरियस डिसीजेज जो हैं वो इंसानों में हो सकते हैं, लाइक टाइफाइड एंड कॉलेरा। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, यहाँ पर आप टर्म देख सकते हो, ये ये बहुत एडवर्स तरीके से अफेक्ट करता है, इंसानों की हेल्थ को भी प्रभावित करता है और जानवरों की हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो ऐसा क्या होता है इसमें, ऐसे पानी में? तो ऐसे पानी में आपको देखने को मिलते हैं बड़े सारे मेटल्स, लाइक लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मर्क्यूरी और कैडमियम। ठीक है। अगर इंसान ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर आर्सेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे होगा क्या, इंसानी शरीर में ये जो आर्सेनिक है ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ये जमा होता चला जाएगा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। कहाँ कहाँ पर? खून में, नाखूनों में, बालों में, जिसकी वजह से इफेक्ट्स क्या निकलेंगे? स्किन लेजन्स, लाइक जैसे खालों का फटना, खालों का उधड़ना। ठीक है। आपके नेल्स के बगल में आपने अक्सर एक्सपीरियंस करा होगा कि एक रेशे रेशे से बाहर कभी कभार आ जाते हैं। वो मौसम चेंज होने की वजह से हो सकता है, या आपकी बॉडी में कोई किसी न्यूट्रिशन की कमी है, कैल्शियम की कमी, उसकी वजह से भी हो सकता है। और वो नेल कटर से आपको काटना पड़ते होंगे, क्योंकि जितने बार अगर आप टच करोगे, आप उसको उखाड़ोगे, तो वो एक खूनी पैच वहां पर आ जाता है जो आपको एक इरिटेशन वाली फीलिंग देगा, मतलब वो चुभेगा आपको, है ना। ये होते हैं स्किन लेजन्स। ठीक है। ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मैं बेसिकली आपको ये नखूनों के बगल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि आर्सेनिक एक्यूमुलेट ये नील्स के पास भी हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है ये। ठीक है। जैसे अगर आप ना किसी भी स्टेट में रहते हो, मान लो, जहाँ पर आपका
पानी घर में नहाने का खारा नहीं आता, और आप अगर मध्य प्रदेश में आकर उसके पानी से अगर नहाओगे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन ज़िलों में अगर आपका घर है, आप एमपी आ रहे हो, रुकने आ रहे हो, रहने आ रहे हो, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका घर है जहाँ पर खारा पानी आता है, चंबल वाटर का ये जो चंबल रिवर का जो पानी है वो आता है, जिसके अंदर खारापन बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसी चीज़ से सफ़र कर सकते हो कि जहाँ पर आपकी जो खाल है वो उधड़ना स्टार्ट हो सकती है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद ड्राई एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अल्टीमेटली आर्सेनिक अगर हो तो उसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। अब ये स्किन कैंसर, ये इंटरनल इफेक्ट है या एक्सटर्नल इफेक्ट है, बताओ। एक्सटर्नल ना, इंसान ने कुछ कंज्यूम तो नहीं करा ना, बाहर से ही हो रहा है ना। ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक के अलावा एक और खतरनाक जो एलिमेंट है वो है मर्कुरी कंपाउंड्स। ये भी वेस्ट वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो मर्कुरी कंपाउंड जो वेस्ट वाटर के अंदर होते हैं, बैक्टीरियल एक्शन के चलते ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्कुरी। एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्कुरी। ठीक है। जिसकी वजह से आपके हाथ पैर और नसें एकदम सुन पड़ सकती हैं। ठीक है। इट कॉज नमनेस ऑफ लिम्स, लिप्स एंड टंग, डेफनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड मेंटल डिरेंजमेंट। मर्क्यूरी का कंटेंट क्योंकि ज़्यादा होना पानी के अंदर, तो ये भी होता है कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, जो थिंकिंग पावर है, या पावर से ज़्यादा अगर मैं बात करूं, पहले पावर लिख देते हैं, थिंकिंग पावर और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ये ऑल्टर होने लग जाता है। ये ऑल्टर होने लग जाता है। कुल मिलाकर आपके दिक्कत आती है आपके कॉग्निशन में, दिक्कत आती है आपके कॉग्निशन में। कॉग्निशन समझते हो ना अनन्या? ईशा है क्लास में? हाँ ईशा, कॉग्निशन समझते होगे ना? थिंकिंग पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं जिसमें हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, है ना। और किसी भी चीज को विजुलाइज करने के बाद जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो बनता है कॉग्निशन। सिर्फ नॉर्मल देखना और क्या कहते हैं किसी भी चीज को, और फिर हमें लगता है कि वो मन के अंदर बस गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभार वो स्लिप कर जाता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, है ना। कॉग्निशन का प्रोसेस कहता है आपने चीजों को इंटरप्रेट भी करा देखकर, उसके बाद जो है आपके अंदर सोचने समझने की या उसके ऊपर डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो पैदा हुई है। मरकुरी, अगर मिथाइल मरकुरी बन जाए, ये इन सारी चीज़ों को आपके रोक के रख देगा। ठीक है। और आपके लिप्स, आपकी टंग सुन हो जाएगी, नसें, हाथ पांव सुन पड़ सकते हैं इससे। ठीक है। दे कैन बी डेफनेस ऑल्सो, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड मेंटल डिरेंजमेंट। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मरकुरी के बारे में और बात राइटर आपको यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है मरकुरी इन वाटर कॉजेस मीनामाटा इन ह्यूमंस। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। नाम क्या इसका? मीनामाटा। जब आपका ये मेंटल डिरेंजमेंट होता है ना, अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, आपका पीने का पानी का जो आप पानी पी रहे हो उसका अगर वातावरण नहीं बदल रहा, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा उस पीने के पानी का जिसके अंदर मर्कुरी कंपाउंड थे, और वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्कुरी में कन्वर्ट होते होते आप उसको कंज्यूम करते चले जा रहे थे, कुछ समय के बाद ये हो सकता है कि थिंकिंग पैटर्न पावर यही ऑल्टर हुआ था, पर्सन का कॉग्निशन जो है वो खतरे के अंदर आया था। लेकिन इससे एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम इंसानों में हो सकता है, मीनामाटा, जो कि आपके बिल्कुल थिंकिंग को स्ट्रक कर देगा, और ये एक प्रकार का आपके अंदर एक इफेक्ट पैदा कर सकता है विच कैन बी
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जानते हो, आप में से किसी ने आमिर खान की मूवी देखी है, कुछ साल पहले आई थी, गजनी, है ना? एकदम से वो भूल जाता है कि जैसे उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस फ़ोन नंबर के बारे में, अपने घर के बारे में जानता ही ना हो। उसके बाद आर्सेनिक हो गया, मरकुरी हो गया, ये हम प्रीवियस चैप्टर में सारे मेटल्स कर चुके हैं। फिर हम बढ़ते हैं लेड की तरफ। ठीक है, जो लेड है ये लेड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लेड पॉइजनिंग अगर बॉडी में हो जाए, इट इंटरफेयर्स विद वैरायटी ऑफ बॉडीली प्रोसेसेस, और ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से अगर इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मल्टी ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकता है पर्सन को। उसके बाद कंपाउंड जो है, जैसे मरकुरी कंपाउंड थे, कंपाउंड में कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आर्सेनिक कंपाउंड हो, मरकुरी कंपाउंड हो, लेड कंपाउंड हो, दे कैन कॉज, ये जितने भी हैं, लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मरकुरी, कैडमियम, दे कैन लीड, मतलब अगर कंपाउंड हो स्पेशली लीड लेड के, मैं मार्क कर देता हूँ उसको, येलो कलर में लेड का लिया था, तो कंपाउंड्स ऑफ लेड, कंपाउंड किसी के भी हो सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लेड के भी, जिंक के भी, आर्सेनिक के, कॉपर के, मरकुरी के, कैडमियम के, किसी के भी हो सकते हैं। फिलहाल वो आपसे यहाँ पर बात लेड के बारे में कर रहा है, कह रहा है कंपाउंड्स ऑफ लेड जो है इट कॉज एनीमिया। उसके बाद पर्सन को ऐसा लगेगा, उसका सर भारी भारी सा रहता है, देर इज लॉस ऑफ मसल पावर एंड ब्लूइश लाइन अराउंड द गम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये जो 6 मेटल पढ़ रहे थे ना, कैडमियम, तो अगर पानी के अंदर कैडमियम हो, इट कैन कॉज इताई इताई डिसीज। इसको मैं वैसे मार्क कर देता हूँ स्पेलिंग आपको, ताकि प्रॉपर दिख जाए। इताई डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड एज आउच आउच डिसीज। अब आउच आउच क्यों? पूरा दिन आपके जोड़ों में, घुटनों में, जॉइंट्स में पेन होता ही रहता है। आप में से किसी को, मे नॉट गॉड डू सो, लेकिन हो फ्यूचर में हो, मे नॉट गॉड डू सो, लेकिन कभी किसी को चिकनगुनिया हुआ है? ये कभी देखा है चिकनगुनिया वाले पेशेंट को? उनकी हड्डियां, मतलब जो ये जो उंगलियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो जॉइंट होता है, वो बहुत दुखता रहता है, और उसकी वजह से उनको फीवर आता रहता है। जैसे होता है ना ऐसा, मान लो कि अपनी बॉडी में कहीं पर एक चोट लगी लगी हो, कभी आपको लगी होगी, आप कभी गिरे होगे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बॉडी में कुछ वो स्ट्रक्चर बिगड़ गया या आपको खून आ गया, लेकिन उस चोट के लगने की वजह से आपको बुखार आ जाता है एक रात के लिए, है ना? अब ऐसे अगर जोड़ों में दर्द रहता है ना लंबे समय के लिए बोन्स में, तो पर्सन जो है वो फीवरिश भी फील करता है बहुत बार लंबे समय के लिए। तो पर्सन का पूरा मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता, कोई क्षण नहीं जाता कि वो मतलब उसके जॉइंट, उसके घुटने, उसके मसल, ये जो है ये दुख ना रहे हो, तो वो दर्द के साथ रहना सीख जाता है। इसलिए इसको, मतलब नाम है इसका ये, इताई आउच आउच डिसीज। ठीक है, इताई दूसरा नाम है, एक और नाम है आउच आउच डिसीज। तो एक पेनफुल डिसीज होता है बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, और कैडमियम अगर हो तो इट कैन कॉज कैंसर ऑफ लंग्स एंड लिवर। ठीक है, देखो लिवर क्लेंजिंग प्रोसेस ना आप सब भी अपनाया करो। इसको अपनाने का बेस्ट तरीका होता है गर्मियों में बस आप 15 दिन दो। लिवर मतलब आप देखो, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ खाते हो, अच्छा, ठीक है, और कई लोग जो होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, देखो लोगों का टेस्ट है, चॉइस है, जब तक आप लाइफ में एक्सेल कर रहे हो कुछ भी खाओ कुछ भी करो, आपकी लाइफ है भाई,
कुछ लोग मस्त तरीके से जीना चाहते हैं, कुछ लोग सात्विक भोजन करना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन लिवर तो देखो उसके ऊपर फर्क तो पड़ता है। गर्मियों में आप 15 से 20 दिन के लिए ये वाला काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो लिवर है वो डिटॉक्स जो है वो होने लगता है, आप उसको क्लीन करते हो, क्योंकि लिवर जो है आपकी पूरी बॉडी के सारे पदार्थों को क्लीन कर रहा है अलॉन्ग विद किडनीज। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लिवर को भी क्लीन करो। उसके लिए आप सिंपल सी एक चीज़ अपना सकते हो। खाली पेट ना आप 15 से 20 दिन के लिए जो गन्ने का रस है आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। उसके 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, किसी भी तरीके का लिक्विड या फिर फूड स्टफ। लिवर क्लिनजिंग में बहुत हेल्प करता है ये जो शुगर केन जूस होता है, गन्ने का रस जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, ये आप खाली पेट अगर पीते हो, मैं गर्मियों की बात इसलिए करूँ क्योंकि सर्दियों में पियोगे तो आपको कोल्ड रहेगा, ठंडा होता है क्योंकि गन्ने का रस, तो आपकी छाती जाम हो सकती है, आपकी नोज चोक हो सकती है, सर भारी भारी रहेगा आपका, अगर ठंड लग गई, अगर आपके शरीर में दिमाग में ठंड चढ़ गई तो गर्मियाँ बेस्ट होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और लंग्स के लिए बेसिकली होता है कि देखो लंग्स प्रॉपर एज सच तो देखो डिटॉक्स नहीं होते, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप अपने जो फूड पाइप है उससे किसी भी प्रकार का ऑयल या फिर मान लो कि कोई भी जो टॉक्सिन्स है अगर आप उसको रिमूव कर सको तो डेफिनेटली सबसे पहले वो लंग्स की तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक इसका तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। गर्म पानी को मिलाकर नमक के गरारे करना, जिसकी वजह से आपका जो फूड पाइप है वो साफ रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो नमक है वो थ्रू आउट करेगा आपके माउथ से, जब आप कुल्ला करोगे सारे टॉक्सिन्स को, ठीक है, खींच लेगा। एक और तरीका होता है खींचने का, वो होता है जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है उसकी 5 से 7 चम्मच अगर आप लेकर काइंड ऑफ जैसे अपन ब्रश करने के बाद जो कुल्ला करते रहते हैं उसके बाद थूकते हैं, तो अगर आप उसको रख कर जो अपना माउथ है उसमें रिंस करो उसको, अगर आप कुल्ला करो उसको और फिर उसके बाद अगर आप उसको थूको, तो साइंटिफिक स्टडीज ये प्रूव करती है कि वो रात भर का जो भी आपने लास्ट 24 आवर्स में खाया होता है उसके अंदर जो भी ऑयली एलिमेंट होता है उसको खींच लेता है वो कोकोनट ऑयल। और ये एक वेट रिड्यूस करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ इनटेक करे बिना वेट रिड्यूस कर पा रहे हो, तो वो ऑयल जब रहेगा ही नहीं, सुबह सुबह पूरा निकल गया, तो आपकी बॉडी एक नया स्पेस बना पाती है, तो वो ऑयल बढ़ेगा नहीं, तो वो आपकी बॉडी को फैलाएगा नहीं, आपके फैट को बल्ज आउट नहीं करेगा वो। ये भी एक तरीका होता है, तो वो लंग्स की भी इसकी क्लेंजिंग हो जाती है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो जो खींचेगा पूरा का पूरा फूड पाइप के थ्रू खींचेगा, तो वो लंग्स में तो जा ही नहीं पाया, तो एक तो उसकी क्लेंजिंग हो रही है। और लिवर की क्लेंजिंग का मैंने आपको बता दिया कि गन्ने का रस का तरीका होता है। ये दो चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं, एक नमक के गरारे, एक कोकोनट ऑयल वर्जिन। मैंने वर्जिन इसलिए कहा, देखो साइंटिफिक स्टडी प्रूव करती है बालों में लगाने वाला जो पैराशूट ऑयल होता है किसी भी कंपनी का, आप उसको भी कंज्यूम करके कुल्ला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों के मन में रहता है बालों में लगाने वाला तेल है, इसको हम कैसे कंज्यूम कर लें, तो अब वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि कंप्रेस्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोकोनट के फ़ायदे मतलब ज़्यादा हैं, वो प्रोसेसिंग में बाहर नहीं निकले हैं, तो उसको लेकर कुल्ला करा जा सकता है। तो वो आपके सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो ऑयल होता है, जो जो चिकनाहट होती है आपके पूरे फूड पाइप में, उसको खींच लेता है। और फैट रिड्यूस करने का, अगर बॉडी आपकी कहीं से भी बल्ज आउट हो रही है तो उसको बहुत कम ड्यूरेशन में पतला करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। और उसको फिर उसके बाद ये भी कर सकते हो आप कि 1 चम्मच कंज्यूम कर लो गर्म पानी में मिलाकर, थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिलाकर, उससे भी बहुत अच्छा सुबह सुबह फैट कटिंग का काम होता है। योर स्किन विल ग्लो, हेयर बहुत अच्छे शाइन करेंगे, चेहरा साफ रहेगा, पिंपल्स नहीं आएंगे, फैट कटिंग का काम करेगा, यू विल फील एनर्जेटिक, और स्ट्रेच मार्क्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं उससे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पूछना था सबसे पहले ना। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एनवायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या एनवायरमेंट के ऊपर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन करते हैं, मतलब उनका ब्रेक डाउन करते हैं,
सीवेज वाटर में वो बड़ा बड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ये तरीका याद है श्रेया? लास्ट चैप्टर के अंदर मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, उनको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए पड़ता है। अनन्या याद है, आप पूछ रहे थे कि कैसे वर्क करता है? मैंने मछली का एग्जांपल बताया था कि उसकी डेड बॉडी के ऊपर कंज्यूम करने के लिए 4-5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम करते जा रहे हैं, है ना। अब ऑक्सीजन वहां पर होना भी तो चाहिए। तो मयूर याद है डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसेप्ट? जरूरी भी तो है। ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो एल्गल ब्लूम पास है ना। तो दे कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक वाटर ऑक्सीजन डेफिशिएंट। वाटर को कैसा बना दिया, अगर आप यहां से ब्रेक डाउन करो इसको, वाटर को ऑक्सीजन डेफिशिएंट बना दिया। अब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया तो मछली, देखो श्रेया, मैटर ये है यहां पर पूरा का पूरा कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ जो था, जो कि किसी की डेड बॉडी से आया होगा, उसके ऊपर फीड कर रहे थे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना चाह रहे थे, ठीक है श्रेया। अब अनन्या हुआ क्या, वहां पर ऑक्सीजन उन्होंने इतना कंज्यूम कर लिया कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई पानी को मिली नहीं। ये पूरा कंसेप्ट डिट्टो मयूर लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, याद है? काफी टाइम लगाया था मैंने इसके ऊपर। ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। जब ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो श्रेय से और तेजी से मछलियां नहीं बनने लग जाएंगी। क्यों बनने लग जाएंगी? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। और प्राची याद है, आपने मुझे इस चीज का आंसर करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि क्या फिश ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं पानी से? तो आपने बोला था ना हाँ करती हैं। और आपने क्या ऑर्गन का वो नाम दिया था? थ्रू गिल्स। गुड, ठीक है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट किलिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर्स। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, इट रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम। अब देख रहे हो, कई लोग एल्गल ब्लूम को ऐसा समझते हैं कि एल्गल ब्लूम एक ऐसा फिनोमेना है श्रेया कि वहां पर आर्यन क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो है, ऑक्सीजन कह रहा हूं सॉरी, न्यूट्रिएंट्स की किल्लत है। न्यूट्रिएंट्स बल्कि ज्यादा है वहां पर। अब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तो क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गे मतलब रिस्पॉन्सिबल बन जाती है उस पानी के एनवायरमेंट के अंदर। एंड दिस लीड्स टू एजिंग ऑफ लेक्स। लेक्स हो चुकी बूढ़ी, सारी की सारी जितनी ग्रोथ होनी थी सारी ग्रोथ ने घेर, मतलब उस ग्रोथ ने, उस वेजिटेशन ने पूरे पानी को घेर लिया, सारा ऑक्सीजन खुद रख लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स खुद रख लिए। अब ऊपर एक पूरी की पूरी, देख रहे हो क्या है, प्लेंटोनिक एल्गे, पूरी की पूरी एक परत बन गई एल्गे की, ठीक है। अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, इन एक्वेटिक फूड चेन। दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मर्क्यूरी एंड डीडीटी। और मैं आपको यहां पर, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, डीडीटी इंसेक्टिसाइड होता है वैसे जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। तो फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में प्रेजेंट थे, दे कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब बायोलॉजिकल या बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? वो कैरी ऑन होता चलेगा ना अलग अलग सक्सेसिव स्टेजेस के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, और फैल भी जाएगा ना पानी के अंदर पूरे का पूरा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अगर कोई भी एलिमेंट है तो ऐसा, है ना। ये कौन करता है पानी के अंदर? हाँ, पढ़ा है ना आपने इसके बारे में बायो में, आई थिंक क्लास 12 में है ये लास्ट में, है ना। तो दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मर्क्यूरी एंड डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई, ठीक है, क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी, ओके। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो डीडीटी का तो इट डिस्टर्ब्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन वर्ड्स। डीडीटी की मात्रा अगर ज्यादा हो गई, ठीक है, इट कैन डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स।
विच कॉज थिनिंग ऑफ एगशेल। यानी कि देख रहे हो, जो चिड़िया हैं उनको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है एक प्रकार से। कैसे मतलब बोल सकते हैं ना एक बार हम ऐसा कंसेप्ट को रिलेट करने के लिए, उनको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है। कैसे? जो एग शेल है भाई वो थिन है, अगर वो उसको आगे चलकर मान लो कि सेकेंगी, अंडा निकलेगा तो सेकना पड़ेगा ना चूजे को बाहर निकालने के लिए। जैसी देखो चिड़िया कुछ तो वजन रख के या मुर्गी कुछ तो वजन रख के बैठती है ना अपने अंडे के ऊपर। इस केस में क्या होता है, हल्का सा उसने प्रेशर डाला। प्रेशर क्यों डालना पड़ता है? चूजा तब तक बाहर नहीं निकलता किसी भी अंडे से जब तक अंडे में गर्माहट ना हो जाए। जानते हो इस चीज को? जैसे जो पिजन्स होते हैं, पिजन्स ने मान लो एग ले करे, ठीक है, आप अपने छतों पर देखना या कहीं पर भी जहाँ पर कबूतर आते हैं आपकी बालकनी में या एसी के ऊपर, मान लो उन्होंने कोई घोंसला बनाया और वहाँ पर जो है अंडे दिए। अगर आप किसी भी बर्ड प्रजाति के अंडे को अगर जब उसने जस्ट दिया है कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के अंदर अगर आप उसको छू लो, वो अंडा उसके लिए बेकार हो जाता है। फिर वो जो पिजन है या कोई भी बर्ड की जीव जंतु है वो उसको फिर हाथ नहीं लगाती है। उसके लिए वो आपने उसका वेस्ट कर दिया उसको। अब नहीं सेगी, मतलब वो सेना जानते हो ना, मतलब उसके ऊपर बैठना और उसको गरमाट देना। फिर नहीं करेगी वो कबूतरी उसके ऊपर बैठ के, ठीक है। यहां पर लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन ने कुछ नहीं करा, लेकिन हल्का सा जो प्रेशर उसके ऊपर था बैठने का, जैसे ही उसने हल्का सा प्रेशर के साथ वो जो भी बर्ड है वो बैठी, वो एग शेल इतना थिन लेयर का था कि वो चटक गया, क्रैक हो गया, टूट गया। अब क्या हुआ, जिस टाइम पर अंडे में चूजे को चूजा बनने के लिए जितना टाइम चाहिए था वो मिल नहीं पाया। जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से और हाई स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, भगवान ना करे किसी लेडी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाता है बहुत बार कि कभी कभार डिलीवरी जल्दी करने को कहता है डॉक्टर, बच्चा पूरा अच्छे से वॉर्म से निकालने के लिए 9 महीने में रेडी हो जाता है। कभी कभार डॉक्टर बोलता है कि 7.5 7 8 महीने के अंदर डिलीवरी करनी पड़ेगी, विच इज़ रिस्की थिंग, क्योंकि बच्चा जो है अभी उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, उसको कुछ महीने इन द सेंस के आधा महीना 1 महीना 1.5 महीना रह लेना चाहिए था और माँ की कोख में वॉर्म में, तब उसको बाहर निकालते तो वो एक हेल्थी चाइल्ड के तौर पर पैदा होता, ठीक है। लेकिन प्री मेच्योर बर्थ जो होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर नरिशमेंट या फिर अंडर न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। सिमिलरली अगर ये प्री मेच्योर ब्रेकिंग होती है अंडे की, इट इवेंचुअली कॉजेज अ डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। अब देख रहे हो, अगर कल को बर्ड पॉपुलेशन के ऊपर श्रेया कुछ लिखने को आता है, हमारे पास कितना क्लासी पॉइंट है ना, कि कैसे डीडीटी का हाई कॉन्सेंट्रेशन में होना और चिड़ियों के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना उनकी आबादी कम होने का कारण बन रहा है ना। ये एक पॉइंट देख रहे हो मयूर, कितना कुछ बयां कर रहा है ये बर्ड पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, है ना। आर्यन, ऐसी चीजों को आर्यन में निकालने को कहता हूं आपको। ये चीजें होनी चाहिए जो कि अपने टिप्स पर हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो कि दूसरों को हराने में काम आए हमारे, इसकी एक अलग से डायरी बना सकते हो आप लोग ऐसी चीजों की, ठीक है। आर्यन प्राची आप लोगों ने जस्ट क्योंकि स्टार्ट करा है अनन्या, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वाली बात। हाँ नहीं नहीं, वो मैं जैसे कह रहा था कि इस केस में जैसे चिड़िया जो बैठी है यहाँ पर, मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि इंसान अगर कबूतर के अंडे को, किसी भी पशु पक्षी के अंडे को टच करते हैं तो फिर वो सेता नहीं है, उसके ऊपर बैठता नहीं है। मैंने कहा लेकिन यहाँ पर जो अंडा टूटा या वो जो भी हुआ ना वो इंसानों की वजह से नहीं हुआ। हाँ वो आप लेकिन जो सही कह रहे हो कि यहाँ पर तो हर चीज़ के लिए पूरे इन्वायरमेंट के अंदर आजकल इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी कौन सी मास एक्सटेंशन के अंदर हम लोग जी रहे हैं श्रेया? 6th। और ये पहली ऐसी मास एक्सटेंशन है जो कि किसी की वजह से हो रही है, इंसानों की वजह से। और इस रेट पर आज तक कोई एक्सटेंशन हुई है?
मास एक्सटेंशन का फेस चल रहा है श्रेया, है। और इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन, है ना, विस्फोट पैदा हो रहा है। तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये तो क्या एनवायरनमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं पानी में क्या असर होगा इसके ऊपर। ये सब बातें हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ नए एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना प्रीवियस चैप्टर में, याद है? ठंडे पानी और गर्म पानी के कंपैरिजन में गर्म पानी ज़्यादा जल्दी घोल लेता है किसी भी चीज़ को, है ना। और गर्म पानी ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर देगा किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़, राइट। गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच नमक मिलाना तो पानी उस केस में ज़्यादा खारा होगा, या फिर मैंने एक ग्लास के अंदर 7 से 8 आइस क्यूब्स डाल रखे हैं और ठंडा पानी बिल्कुल फ्रीजर का निकाला हुआ है, उसके बाद में उसमें नमक घोल रहा हूँ, तो खारापन जल्दी और सबसे ज़्यादा कौन से पानी के अंदर होगा? गर्म पानी, ठीक है। कभी किसी को देखा ठंडे पानी से गरारे करते हुए? तो हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज when added to water bodies, it lowers its dissolved oxygen content, ठीक है। आप एब्रीविएशंस यूज मत करना कभी भी एससी पेपर के अंदर, ठीक है। कभी भी एब्रीविएशन यूज करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, जितने लोग नए हैं और पुराने लोगों को भी मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। अनन्या, करना क्या, जैसे एब्रीविएशंस ना यूज तो करनी होती आ रहे हैं। देखो, आंसर राइटिंग के अंदर मान लो कि अपन ना यूनेस्को के बारे में कोई एक आंसर लिखने जा रहे हैं मीन्स का, जिसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर एड्रेस करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अपन ने आंसर शुरू करा, एक बार आप यूनेस्को की पूरी फुल फॉर्म दे दो, पूरी फुल फॉर्म दे दो। फुल फॉर्म यहां पर दो, फुल फॉर्म यहां पर दी, और ब्रैकेट में लिखो नहीं यूनेस्को, ठीक है। एक बार लिखा, फिर आंसर अपना चलते रहने दो। फिर बीच में कहीं पर भी यूनेस्को को यूज करने की जरूरत पड़ी तब दोबारा फुल फॉर्म देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बार शुरू में दे चुके हो। ये आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा रूल होता है, जो कि शायद से आपको कभी कोई बताएगा नहीं। और काफी लोग ये क्या करते हैं, शुरू से ही क्वेश्चन में दे रखा है और आपने भी यूनेस्को लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चन में फुल फॉर्म दे रखी थी, ठीक है। फिर उसने यूज कर रखा था यूनेस्को, या फिर सिर्फ यूनेस्को ही दे रखा था तो हम भी यूनेस्को यूज करेंगे। नहीं यार, ऐसे काम नहीं बनेगा आपका। जैसे यूपीएससी ने गेम खेला था लास्ट ईयर के मेंस में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, I2U2। ये इंडिया और यूएसए का कुछ एक अलायंस है, पता नहीं, एक सेकंड रुकना, क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? I2U2, इंडिया इजराइल यूएस। हाँ, मैंने बोला ना इंडिया और यूएसए है। I2, अच्छा, इंडिया इजराइल I2U2, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो I2U2 इज अ ग्रुप, I2U2 group is a grouping of India, Israel, UAE, and United States of America. Group's first joint statement released on July 14, 2022 states that the countries aim to cooperate on joint investment in new initiatives in water, energy, transport, space, health, and food security. Okay. फाउंड हुआ था 2021 में, एब्रीविएशन I2U2, ठीक है। तो ऐसी एब्रीविएशन आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल और आपका यूएसए और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो अब इसने यूपीएससी ने इसकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी थी, मेंस के क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं दे रखी थी, लेकिन आपने अपना क्वेश्चन यहीं से करना स्टार्ट कर दिया, I2U2, तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप देखो डिप्रेशन में चले जाओ कि मुझे तो पता ही नहीं है फुल फॉर्म इसकी, लेकिन मैं जानता हूँ कि I2U2 है क्या। जानते हो तो लिखो, लेकिन आप फिर भी एक्सपेक्ट करके चलो कि अगर ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो जितने बार ये अभी I2U2 बिना बिना फुल फॉर्म के साथ लिख रहे हो, तो उतने बार आपके ये एक एक मार्क्स या 1.5 मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको फिर मतलब पूरे क्वेश्चन में कुल मिलाकर 2 या 3 नंबर से ज़्यादा मिलने नहीं है, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो उसके ऊपर।
एक मिनट रुकना। पता नहीं यार ये कहाँ मिलेगा। ये है आई थिंक, हाउ डिड आई टू यू टू ऑरिजिनेट एंड इवॉल्व, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द, ऐसे कुछ आया था। ऐसे कोई क्वेश्चन आया था। यहाँ मीन्स का नहीं मिल रहा है, छोड़ो। ठीक है, लेकिन वही है कि आप एब्रीविएशंस को, मतलब मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया कि आपको कैसे यूज़ करना है। एक बार आप उसकी फुल फॉर्म मेंशन करो और उसके बाद फिर जो है आप एब्रीविएशंस बार बार लिख सकते हो। फिर आपको बार बार वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लेकिन आपको शुरू में मेंशन करना पड़ेगा उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। गर्म पानी जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होता है, जब ये वाटर बॉडीज में ऐड करा जाता है, ये उसका डिसोल्यूशन कंटेंट जो है वो गिरा देता है। पॉल्यूटेड वाटर जो है इट रिड्यूसेस डिसोल्यूशन कंटेंट, देयर बाय एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंकटन, मोलस्क एंड फिश। कुल मिलाकर एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। हाउएवर अ फ्यू टॉलरेंट स्पीशीज लाइक ट्यूबिफेक्स, जिसको एनिलिड वॉर्म भी कहते हैं, और कुछ इंसेक्ट लार्वे जो हैं वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिनका डिसोल्यूशन कंटेंट काफी कम है। और एंड सच स्पीशीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिकेटर स्पीशीज फॉर पॉल्यूटेड वाटर। शुरुआती चैप्टर में हमने पढ़ा था ना इंडिकेटर स्पीशीज, कि मतलब अगर ऐसी, अब इंडिकेटर स्पीशी क्या होती है, श्रेया याद है वाला कंसेप्ट? इन्वायरमेंट, ये इसी बुक के इनिशियल चैप्टर्स में दे रखा था। इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज होती है कि अगर उनकी प्रेजेंस है मयूर किसी एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक छोड़ो, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो हमें इशारा कर देती है, संकेत दे देती है कि भाई ये स्पीशी अगर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो यानी कि ये इन्वायरमेंट की हेल्थ को बता रहा है। अगर मान लो बुरी से बुरी हालत में कोई जीव जंतु वहां पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी कि उस एनवायरमेंट या उस इकोसिस्टम की लंका लग रखी है। और जो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाते थे, ऐसे जीव जंतु बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर, उनकी संख्या कम हो रही है। तो यानी कि एनवायरमेंट हो सकता है कि अच्छी हेल्थ की तरफ जो है वो बढ़ रहा। ठीक है, तो सच स्पीशीज इज कॉल्ड एज इंडिकेटर स्पीशीज फॉर पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो ये ट्यूबिफेक्स क्या होता है, ये देखो। ट्यूबिफेक्स ये वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोसाइड्स, polychlorinated biphenyl PCBs and heavy metals, they eliminate sensitive aquatic organisms। ठीक है, ये सब मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर ये सब मौजूद हो तो सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वाटर एनवायरनमेंट के अंदर, मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ एक टॉपिक है, जो ये हॉट वाटर डिस्चार्ज की बात हो रही थी, ओशन वार्मिंग, ओवर फिशिंग, इंक्रीज मिथाइल मर्क्यूरी टॉक्सिक इन फिश। हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये मिथाइल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कंपाउंड वेस्ट वाटर के अंदर बैक्टीरियल एक्शन की वजह से एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्क्यूरी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, इट कैन कॉज नमनेस ऑफ लिम्स, लिप्स, टंग, डेफनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड मेंटल डिरेजमेंट। और अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहा तो ये क्या बन जाएगा, मीना माटा, है ना। ये सब कुछ हम जानते हैं इसके बारे में। तो आ जाओ यहाँ पर। तो ओशन वार्मिंग एंड ओवर फिशिंग इट में इंक्रीज क्या, मिथाइल मर्क्यूरी टॉक्सिन इन फिश। तो देयर इज अ डिक्रीज इन सी वाटर कंसेंट्रेशन, there is a decrease in seawater concentration of methyl mercury since the late 1990s। अब एक बार बताओ, अगर रिपोर्ट ये कह रही है, साइंटिफिक स्टडीज ये कह रही है कि समुद्रों के पानी में मिथाइल मर्क्यूरी की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? सी वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके अंदर जो मिथाइल मर्क्यूरी का जो एलिमेंट है, जो पार्ट है, जितना शेयर है उसका, वो डिक्रीज हो चला, तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है?
नहीं नहीं, पहले ये वाली लाइन बताओ सर। देयर इज अ डिक्रीज इन सी वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी सिंस द लेट 1990s। अच्छी चीज़ है। तो श्रेया, ये कम क्यों हो रहा होगा, क्या लगता है आपको आर्यन? क्यों कम हुआ ये? लास्ट चैप्टर हमने क्या खत्म करा था श्रेया? विभिन्न कंट्रीज ने साथ में मिलकर बड़ी सारी क्या करी है? गुड, कन्वेंशन एंड ट्रीटी साइन करी है। ये उसका आउटकम है, राइट श्रेया? है ना आर्यन? However, amount of methyl mercury in fish which are larger in the food chain have been found to increase. अब एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? क्यों अनन्या? मछलियों के अंदर मिथाइल मर्क्यूरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, विच आर हायर इन द फूड चेन। तो इंक्रीज ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू टू रीजंस। एक तो ओशन वार्मिंग। ओशन वार्मिंग की वजह से क्या होता है, अगर कल को कोई भी ऐसा, देखो मिथाइल मर्क्यूरी क्या है? मिथाइल मर्क्यूरी श्रेया एक प्रकार का मर्क्यूरी ही तो है ना, है ना? बैक्टीरियल एक्शन की वजह से कन्वर्ट कर रहा है ना अपने आपको टॉक्सिक मिथाइल मर्क्यूरी के अंदर, है ना अनन्या? ऐसे ही है मयूर। अब अगर ओशन का पानी गर्म हो गया है, तो जहां पर उसको कम गति से, कम स्पीड से घुलना चाहिए था, तो चलो जल्दी जल्दी घुल रहा वो, है ना? और जितना जल्दी घुलेगा वो पानी के अंदर, गर्म पानी जो कि अब बनता चला जा रहा है, तो उतनी जल्दी जो है वो फिशेस को भी प्रभावित करेगा। ठीक है? तो ओशन वार्मिंग एंड डाइटरी शिफ्ट्स ड्यू टू ओवर फिशिंग बाय ह्यूमंस। ड्यू टू ओवर फिशिंग, fish higher in the fish higher in the food chain relied more on larger fishes। जो फूड चेन में हायर लेवल पर जो फिशेस थी, अच्छा हायर लेवल पर अगर फूड चेन में कोई फिश है तो उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? सोच समझ के आंसर देना। फिश हायर इन द फूड चेन, ये वाली जो मछली है इनका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये जो मैंने मार्क कर रखा है, फिश हायर इन फूड चेन, बड़ा होगा। ये मान लेते हैं, ये वाली मछली इतनी बड़ी। अब छोटी मछली बड़ी मछलियों को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना? अब ऐसा क्यों लिखा है? दे रिलाइड मच मोर ऑन लार्जर फिशेस। मान लो इनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जिन मछलियों को खा रही है उनका साइज भी अच्छा खासा बड़ा है, इनसे छोटा है लेकिन। ठीक है? अब ये जो फिश है, इसने इन बड़े साइज की मछली को खाया। ये एक मरीन इकोसिस्टम के अंदर लार्जेस्ट है, लेकिन ये सारी लार्जर है इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सबसे बड़ी ये और छोटी छोटी ये वाली, पहली, दूसरी, तीसरी इससे छोटी है, लेकिन अगर आप पूरे समुद्र में देखोगे तो ये मान लो कि सबसे मतलब काइंड ऑफ बड़े साइज की है। तो ड्यू टू ओवर फिशिंग, फिश हायर इन फूड चेन रिलाइड मोर ऑन लार्जर फिशेस। अब इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को इन्होंने खाया है, और इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर अगर मिथाइल मर्क्यूरी था तो इनके अंदर टॉक्सिन भी काफी ज्यादा था, तो विच हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एंड अदर प्रे फिश। जहर, जहरीले पदार्थ, मेटल्स इन मछलियों के अंदर भरपूर मात्रा में शामिल थे, और इन तीनों मछलियों को ये बड़ी वाली मछली जो निकल गई। अब इस मछली को इंसान निकल गए। अब निकल क्या गए, मतलब इंसानों ने फिशिंग करके और इस बड़ी मछली को, कोई भी कह लो, जैसे वेल कह लो, जापान, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था, बहुत बड़ा शिकारी रह चुका है अभी भी वेल्स की किलिंग का। और कौन सी कमीशन ने उसके ऊपर एम्बार्गो लगाया था?
कि वो वेस्ट को लिमिटेड मात्रा में हंट डाउन करे। कौन सी कमीशन थी वो? श्रेया क्या नाम है होता है IWC का? गुड, इंटरनेशनल बेलिंग कमीशन। ठीक है, तो फिश मेटाबॉलिज्म जो है, फिश मेटाबॉलिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो एज ओशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, मछलियां जो हैं दे एक्सपीरियंस हायर मेटाबॉलिज्म एंड मोर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज स्पेंड ऑन मेंटेनेंस रेदर देन ग्रोथ। उनकी पूरी पूरी एनर्जी जो है अपनी मेंटेनेंस पे लगने लग जाती है, ठीक है, रेदर देन देयर ग्रोथ। तो दिस लीड्स टू मोर मिथाइल मर्क्यूरी गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन प्रेडेटरी फिश। ज्यादा मिथाइल मर्क्यूरी जो है इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन प्रेडेटरी फिश, फिश हायर इन द फूड चेन। जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल देकर बताई, ये जो लार्जेस्ट फिश है, बताओ जरा अनन्या, ये 1 2 3 के अंदर ज्यादा आपको मिलेगा मिथाइल मर्क्यूरी का कंटेंट या फिर जो लार्जेस्ट फिश है इसके अंदर मिलेगा? लार्जेस्ट वाले में मिलेगा। किसी को कोई डाउट इस चीज में? आर्यन समझ में आई ये वाली चीज? इसमें इसमें मिलेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का बिल्कुल। तो ह्यूमन एक्सपोजर टू द टॉक्सिन थ्रू फिश कंजम्पशन इज बाउंड टू इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों कह रहे हैं इसलिए वो यहाँ पर? बिकॉज ये जो एक्टिविटी है लाइक राइजिंग ऑफ सी टेम्परेचर, ये ओशन वार्मिंग जो है, ये क्लाइमेट चेंज का ही एक वो है ना, फिनोमेना है ना। तो लास्ट चीज हम ये पढ़ लेते हैं कि मिथाइल मर्क्यूरी है क्या, ये इतना खतरनाक क्यों है, इसकी इतनी बुराइयां क्यों हो रही है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, जब मर्क्यूरी जो है वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या करे, वो टॉक्सिक मिथाइल मर्क्यूरी बन जाए, तब जो है मर्क्यूरी का नेचर चेंज हो जाता है इनटू मिथाइल मर्क्यूरी। तो मिथाइल मर्क्यूरी ये वाला कौन सा वाला करे, देख लो यही है। अच्छा हो गया ना, कुछ समझना तो नहीं है? ठीक है ठीक है, बढ़ू आगे बढ़ू, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? श्रेया कोई डाउट है? प्राची? ठीक है। तो मिथाइल मर्क्यूरी इज वेरी, हाँ, मिथाइल मर्क्यूरी इज वेरी पॉइजनस फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी। इट इज यूज इन फ्लोरोसेंट लाइट्स, ट्यूब लाइट्स बेसिकली, बैटरीज एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन द एनवायरमेंट मिथाइल मर्क्यूरी जो है इट फॉर्म्स व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद वाटर, सॉरी, बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मर्क्यूरी इन वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा था, कौन के वो पिंक कलर का गिरा। मर्क्यूरी कंपाउंड्स इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। दे आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्क्यूरी, जिसकी वजह से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन पड़ सकते हैं आपके लिम्स, आपके होंठ, आपकी जीभ, डेफनेस आ सकती है, जो विजन है वो धुंधला धुंधला सा हो सकता है, जस्ट लाइक आपने जैसे मतलब मान लो कोई आप नींद में हो जैसे, या फिर आपने नशा कर रखा है, ठीक है, या मेंटल रीरेजमेंट, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। ये लंबे समय के अंदर अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मीना माटा। ठीक है, तो एनवायरमेंट में मिथाइल मर्क्यूरी फॉर्म्स व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद मर्क्यूरी इन सॉइल, वाटर और प्लांट्स। जापान के अंदर मास मर्क्यूरी पॉइजनिंग, मीनामाटा डिसीज, जो ऑब्जर्व करा गया था 1960 के दशक में, कॉज्ड बाय ईटिंग फिश फ्रॉम मीनामाटा बे विच वॉज कंटेमिनेटेड बाय मिथाइल मर्क्यूरी, और वहीं से नाम आया मीनामाटा डिसीज। मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग इट लीड्स टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डैमेज
एंड डेवलपिंग फीटस इज हाईली वल्नरेबल टू मर्क्यूरी एक्सपोजर. अगर एक बच्चा, एक जीव माँ की कोख में बड़ा हो रहा है, ठीक है, और वो माँ ऐसा पानी पी रही है जिसके अंदर मर्क्यूरी कंटेंट है, तो ये खतरे की घंटी है. ठीक है. जापान में वैसे भी ना क्या है कि जब ये फिनोमेना हुआ था कि मास मर्क्यूरी पॉइजनिंग मीनामाटा डिसीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन 1960s कॉज्ड बाय ईटिंग फिश फ्रॉम मीनामाटा बे, जो कि मिथाइल मर्क्यूरी से कंटेमिनेटेड था. हमेशा ये ऐसे नहीं करता कि आपकी सोचने समझने की बुद्धि को खो देगा. जापान के लोगों की साइकोलॉजी और उनकी ब्रेन पावर एक अलग तरीके से रन करती है. स्पेशली जब हिरोशिमा नागासाकी जैसा इंसिडेंट हो चुका है वहाँ पर, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी है वहाँ पर, ठीक है, और मीनामाटा डिसीज, इसने जापान की आबादी की मानसिक संतुलन को, मानसिकता को काफ़ी हद तक प्रभावित करा था इन दो इवेंट्स ने. जापान में क्या है कि एक आदमी जो है उसके कल्चर की मतलब एक पहचान है, उसके कल्चर की एक पहचान है कि जापान का आदमी ना अपना अपमान ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है. उसका एक रीज़न है. जापान का आदमी काम बहुत ज़्यादा देर तक करता है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. ये उसके डिसिप्लिन, उसके हार्डवर्क की एक पहचान होती है. उनके कल्चर में इस चीज़ को प्रमोट करा जाता है. लेकिन देखो, आप अपने लिमिट्स को अगर ओवर पुश करते हो, यू आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक इन एनी एक्टिविटी. मैं सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा. जहां पर आपका ब्रेन लगातार उसी स्पीड से, उसी फ्रीक्वेंसी से रोज यूज हो रहा हो ना, ये आप अपने आप को मोटिवेटेड या फिर उतना एक्टिव रखने के लिए जो रेडी करोगे, तो आपकी विल पावर बहुत खर्च होगी. विल पावर एक ऐसी चीज होती है जो कि चार्ज करनी पड़ती है. अगर आप उसको चार्ज ना करो वो खत्म हो जाएगी. क्योंकि अगर आप 18 घंटे बैठ पा रहे हो काम करने के लिए, तो आप अपनी विल पावर को बहुत हद तक स्ट्रेच कर रहे हो. मन नहीं भी है, कुछ बात है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है अपने आप को प्रूव करना है. उससे ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेन जो है वो ठीक रहे. और जापान के आदमी ने बड़े सारे सालों तक ये इस कल्चर की परंपरा को फॉलो करते हुए यही गलती करी. क्या गलती करी? विल पावर एक हद तक काम करती है, आपको उसको रिचार्ज करने का टाइम मिल ही नहीं रहा है. जापान की कल्चर में जो एक परंपरागत रूप से जो चीज जुड़ी हुई है, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज स्पेंडिंग टाइम इन अलूफनेस, अकेले बैठना, पावर ऑफ डूइंग नथिंग. तो जापान का आदमी, जब ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया जापान के अंदर, ये सारे काम नहीं कर पाया. और विल पावर को स्ट्रेच करते हुए 18 घंटे काम करना, 19 घंटे काम करना, 2 दिन तक काम करना, लगा रहा. जापान में 1960s के दशक में एक फिनोमेना देखा गया कि जापान का आदमी सुसाइडल हो गया टेंडेंसी में अपनी. और सुसाइडल भी एक ऐसी नॉनसेंस चीज की वजह से हो गया जापान का आदमी. और ये फिनोमेना आज तक बरकरार है. ये फिनोमेना आज तक बरकरार है कि जापान का आदमी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता. जापान में किसी के हार्डवर्क के ऊपर क्वेश्चन उठाना, किसी के कैलिबर के बारे में क्वेश्चन उठाना, किसी का फेल हो जाना, या फिर कुछ घटनाक्रमों की वजह से अपनी नजरों में गिर जाना, अगर ये प्रक्रियाएं होती हैं, जापान का आदमी इमीडिएटली सुसाइड कर लेता है. ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी कंडक्ट हुई थी जो कि लगभग 20 से 25 सालों तक चली थी केस स्टडी है जापान में. और तब ये फिनोमेना देखा गया था कि हमेशा आप अगर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड होकर, हार्ड वर्किंग बनकर अगर काम करो, तो आप ज़माने को कितना भी खुश कर लो, किसी और को कितना भी खुश कर लो, कितनी भी सक्सेस पा लो, मानसिक रूप से ज़रूरी नहीं कि आप खुश रहो. जिस दिन आपकी खुशी पूरी तरीके से चली जाएगी, आप अपना ये शरीर नष्ट कर डालोगे, यू विल कमिट सुसाइड. तो उसमें, उस केस स्टडी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि टेक अ ब्रेक. एक लाइन थी, गाइस टेक अ ब्रेक. और ये चीज़ 12th की जो बुक है इंग्लिश की, अनन्या आपके लिए लेटेस्ट होगी, और ये क्या कहते हैं, ईशा आपके लिए भी, वो एक चैप्टर था, क्या नाम है, एनिमी. डॉक्टर सडाओ हो की, है ना, फादर सडाओ, सुना होगा आप लोगों ने ये. तो वो जापान का बंदा होता है ना.
उसके फादर हमेशा एम्फेसाइज करते हैं ना उसके ऊपर, वो डॉक्टर बनता है, उसकी वाइफ डॉक्टर होती है, कि हमेशा जापान के लोगों को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम करना चाहिए, है ना। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में तो लिखी गई है वो कहानी ओरिजिनल, जनरल टाकीमा। और फिर उसी के अंदर, उसी 12th की बुक के अंदर एक पोयम भी आती है कि कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नरूदा, है ना। कीपिंग क्वाइट जो पोयम थी बाय पेब्लो नरूदा, उसके अंदर एक चीज़ आती है ना, वो रिक्वेस्ट करता है राइटर कि सब लोग एक बारी शांत होकर आराम से अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपनी क्षमताओं को समझो। उसके अंदर एक लाइन यूज होती है, अगर आप लोगों को याद हो अपनी 12th, काउंटिंग अप टू 12। एक लाइन यूज है, काउंटिंग अप टू 12 का मतलब ये होता है शांत होकर 12 तक गिनो। तो उसके अंदर वो बड़ी सारी रिक्वेस्ट करता है कुणाल, है ना। वॉर मॉन्गर से कहता है कि लड़ाई झगड़ा बंद कर कर एक बारी सोच के देखो कि इस युद्ध में अगर तुम ही मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। जो समुद्र के किनारे जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं उनसे बोलते हैं कि तुमने इस कमाई में नमक इकट्ठा करते करते अपने हाथों को देख लो क्या कर दिया, खून रिस रहा है तुम्हारे हाथों से। कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि अपने इंजन मोटर सब बंद करो, एक बारी शांति से रहो। तो वो दुनिया के जनसंख्या से रिक्वेस्ट करता है कि एक बारी दिन में कुछ टाइम निकालकर अपने लिए भी सोचा करो, हमेशा अपनी वर्थ प्रूफ मत करा करो। और ये चीज जापान में ज्यादा ज्यादा तेजी से क्यों फैली, बिकॉज ऑफ दिस मीना माटा डिसीज। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मीना माटा की वजह से। ये छोटा मोटा प्रभावित करने वाला जापान की जनसंख्या को डिजीज नहीं था, इसने जापान के लोगों को इस हद तक झंझोर के रख दिया था कि जापान का आदमी बिल्कुल स्टक होकर काम करता था। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक लफंड्रो वाली एक बात बताता हूँ मैं आपको। जो लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, वीड स्मोक करते हैं, जो जिसको मैरिजुआना कहते हैं, ठीक है, गांजा जो पीते हैं, गांजे में एक क्षमता होती है, एक चीज होती है गांजे में भी और भांग में भी, भांग जो होली पर पी जाती है, कि आप अगर स्पेशली गांजा फूकते हुए जो प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हो ना, आप फिर वही करते चलोगे। अगर आपका मूड सैड है तो आप सैड ही रहोगे, हंस रहे हो तो हंसते ही रह जाओगे, ठीक है, एक जगह स्टक हो तो स्टक ही रह जाओगे, और पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही रह जाओगे। इसलिए बहुत बार जो लोग पढ़ाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, एमबीबीएस नीट के स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, जिनको आईआईटी वगैरह निकालना होता है, तो वो गांजा ले लेकर पढ़ाई करते हैं, या फिर अंदर आईआईटी में जा जाकर, आईआईएम में जा जाकर गांजा पीने लग जाते हैं। और आपको पता है स्टडी क्या कहती है, इस देश में सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन, जो अगर आप सारे प्रोफेशन को कंबाइन करो तो सबसे ज़्यादा जो सिगरेट जो पीते हैं, वो पता है कौन पीते हैं, वो डॉक्टर पीते हैं सबसे ज़्यादा सिगरेट इस देश में। क्योंकि वो उस स्ट्रेसफुल जिंदगी से निकले होते हैं, तो उस टाइम पर उन्होंने स्टार्ट करी होती है अपनी नीट या अपनी एमबीबीएस की तैयारी में, ठीक है, तो वो आदी हो गए होते हैं। और पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या होती है, आयरॉनिकल बात क्या है, कि वो जब डॉक्टर बन जाते हैं तब वो कैंप्स लगाते हैं, एंटी स्मोकिंग, एंटी टोबैको कंजम्पशन और इस चीज़ के। ये ऐसी जो बातें होती हैं जिसको मतलब क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रेसी, ठीक है। ये दोगलापन का जो एक कैरेक्टर होता है इंसान का, जिसको एक मैंने टर्म यूज करा था अगर आपको याद हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ईशा 12th में सुना ये वाला वर्ड, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जब आप कह कुछ रहे होते हो अंदर से इंसान कुछ और हो, है ना। ये दोगलापन की बात होती है। ये दोगलापन हम लोग जीएस पेपर 4 एथिक्स में यूज करेंगे, कि इंसान बहुत बार डिसीजन इसलिए बहुत अच्छे से नहीं ले पाता है, वो क्योंकि अंदर से दोगला होता है। अब वो दोगला, इसका मतलब ये नहीं, देखो दो तरह के दोगले होते हैं। एक होता है जानबूझकर दोगलापन दिखाना, आपसे दूसरों को खुश कहने के लिए मतलब बकलोली कर रहे हो। एक होता है कि आपको ये लगता है मेरी छवि बेकार हो जाएगी, मेरी इमेज बेकार हो जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, ऐसा है वैसा है, तो आप ना जानबूझ के दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बनते हो जो कि आप हो नहीं। वो भी एक हिपोक्रेसी का नेचर होता है, जो कि अनइनवाइटेड होता है, यानी कि आप खुद से नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको एक डर है, यार वो मेरे को छोड़ के ना चली जाए, यार वो मेरे बारे में गलत ना सोचने लग जाए, ठीक है, या मेरी इमेज उसके सामने क्या रहेगी अगर उसको ये पता लगा तो, ये चीज़। और यही जो है चीज़ है, ये लोगों को बहुत बार अपनी मतलब क्या कहते हैं, बहुत चीज़ें रिवील करने से रोकता है। जैसे जिस बंदी ने अगर प्रीवियस रिलेशनशिप में गाली खाई है ना अपने बंदे से, ह्यूमिलेशन सही है ना,
और ये काउंट करवाया उसके बंदे ने उसे कि तूने मेरे से गिफ्ट ली थी, तू भिखमंगी है, ये है वो है, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में हमेशा नए वाले पर्सन को यही बोलती फिरेगी कि तुम मुझे कभी कुछ देना मत। काफ़ी टाइम तक वो बोलती फिरेगी जब तक वो मेंटली सेटिस्फाइड हो जाए कि ये तो नहीं सुनाएगा मुझे। अब ये वो बंदी जानबूझ के नहीं कर रही है, वो पास्ट को अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं लाकर ये एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।